Just 1 second. Okay, so we are going to discuss a very interesting topic today. And the interesting topic is, should we invest directly into the markets or should we invest through a fund? क्या करना चाहिए? खुद का पैसा खुद इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वी शुड इन्वेस्ट थ्रू अ फंड, अज्यूमिंग दैट वी हैव सम नॉलेज अबाउट मार्केट्स. ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जिनका कोई भी नॉलेज मार्केट्स के बारे में नहीं है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सम नॉलेज ऑफ मार्केट्स इज देयर. सो शुड यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन मार्केट और शुड यू इन्वेस्ट थ्रू फंड्स, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक यू आफ्टर लेवल 1 और लेवल 2. ओके, should you invest directly in markets or should you invest via a fund? ठीक है, that is the discussion that is going on. Rishit Mittal, Aman, Shirala, Sanyam, Aryan, Soumyajit, good morning all of you and good morning to all the new students जिनका आज first class है. किशोर कुमार, नेहा, I love your name किशोर कुमार. It feels like asking you to sing. Moktik Mukherjee. Okay, I hope the audio video are fine. Nobody has complained up till now. Riya, Palak, audio video all fine. I think this class is also getting telecasted on YouTube. So all the people watching on YouTube, a hi and a good morning from my side. Yesterday CFA level 2 results came out and on Tuesday CFA level 1 results were out. So this is a result season going on. CA इंटर का results आया था, अभी CA फाइनल का आया था, आज FRM का आया है. Okay, so this is like a total result का celebration and festival going on. Of course in this celebration some students might not have been able to clear, no doubt about it, and we have our sympathies for them. उन्होंने पास नहीं किया होगा एंड वी हैव सेवरल सपोर्ट फॉर देम कि किस तरह से इंश्योर करें गाइडेंस वाइज एंड टेक्निक वाइज कि वो लोग नेक्स्ट टाइम क्लियर हो सके. बट द लार्जर ऑडियंस हु हैव पास्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, योर फ्रेंड्स, योर एल्डर ब्रदर्स एंड ऑल ऑफ देम, एंड यू शुड बी गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द रिजल्ट्स विच आर बीइंग शेयर्ड. लिसन टू देम. ओके, कि उनका स्टोरी क्या था, हाउ डिड दे ज्वाइन CFA एंड हाउ डिड दे फील. Are they doing CA with CFA? Are they working? Are they full-time student? Okay, what type of college they have? What type of city? कहाँ से वो लोग आते हैं? ये सब inspirational story होती है which inspires you to put in your best. ठीक है ना? Okay, 2 मिनट लूँगा जो existing students हैं उनके साथ. इस चैप्टर में 2 LOS है. LOS A अपना हो चुका था. LOS B जो है उस पर 2 पार्ट्स है. Part 1 was required rate of return which I did last class. उसका सीमेंटिंग बाकी है, उसका प्रैक्टिस एंड सीमेंटिंग इज लेफ्ट. ओके, बट बुक में जो लिखा हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में मैंने कराया था. एंड पार्ट 2 इज़ आज का पार्ट विच हैज़ नो कनेक्शन विथ एनी पोर्शंस दैट वी हैव डन सो फार. ठीक है, तो LOS B का पार्ट 2 हो रहा है. टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड द क्लास टोटली, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट द बैच हैड स्टार्टेड, वी आर इन टू द मिडल. यू हैव सम पेंडेंसीज, आपके कुछ पेंडिंग्स है जो आपको करने पड़ेंगे. ठीक है, वी डू ऑर्गेनाइज इंडक्शन सेशन इन बिटवीन, हमेशा होता रहता है, सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड एंड यू आर एबल टू गेट अलॉन्ग. ठीक है ना? सो हाई टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, टू द प्रोस्पेक्टिव पीपल हु आर ट्राइंग टू जज. देखते हैं यार CFA कैसा होता है, फिर डिसाइड करेंगे. तो एक क्लास से पता नहीं चलता है, बट आई वुड डू माई लेवल बेस्ट टू इंश्योर दैट यू आर एंजॉइंग द क्लास. ठीक है ना? ऋतुराज, देवांश, हिमांशु, कृष्णा एंड एवरीबडी जिसका नाम मैंने लिया, गुड मॉर्निंग. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आई विल गो टू अ पर्टिकुलर शीट. ओके, या इधर आया मैं और इधर आके लेट मी शो यू द स्क्रीन. दिस इज द स्क्रीन एंड स्क्रीन में वी आर राइटिंग LOS B part 2. LOS B part 2, it is
specific return measures, specific return measures, specific return measures. ओके इसके अंदर क्या डिस्कशन है? डिस्कशन ये है कि देयर इज एन इन्वेस्टर मतलब हिज इनकम is greater than expenditure. So we have savings which got to be invested in financial markets. Okay? तो investor है, his income is greater than expenditure, he has savings which got to be invested in the financial markets. और ये जो investor है, इसके पास दो choice है. Either go for direct investment, खुद से इन्वेस्ट करेंगे, अपना बुद्धि लगा के, अपना टाइम दे के. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी एक दो लोगों को हायर करेंगे, ठीक है, अगर ब्रेन्स कम है तो एक दो लोगों को हायर कर सकते हैं. ओके, दोज हु हैव डन CFA, वी वुड लव दैट टू हैपन. या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि सर इतना टाइम कौन बर्बाद करेगा, इंस्टेड मेरा सीमेंट बिजनेस है या ये बिजनेस है, मैं उस पर दिमाग लगाऊं और मैं फंड के थ्रू इन्वेस्ट करूं. इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको ही बैठना पड़ेगा, तुम एक ऑफिस बना लिया है जिसमें तुमने 3-4 CFAs को हायर कर लिया है. ओके, एंड दे आर गोइंग टू चूज इन्वेस्टमेंट, दे आर गोइंग टू एनालाइज द इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, कौन सा स्टॉक बढ़िया है, ओके, जो डबल ट्रिपल होने वाला है 2-3 सालों में, वैसा वो लोग खोजेंगे. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है फंड के थ्रू हो गया. 3 पॉपुलर व्हीकल हो गया. वन इज म्यूचुअल फंड, द अदर इज PMS एंड द थर्ड इज AIF. नाम तो सुना होगा. तो म्यूचुअल फंड का नाम तो सभी ने सुना है, म्यूचुअल फंड सही है. PMS स्टैंड्स फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, यू कैन राइट द फुल फॉर्म, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, PMS. AIF स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, AIF. इसीलिए तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अलग से टॉपिक अपने करिकुलम में. तो म्यूचुअल फंड, PMS, AIF इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाते हुए हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली यूज़ करते हैं, जिससे आपको ग्लोबल पढ़ाई के साथ साथ इंडियन रेगुलेशंस और कॉन्टेक्स्ट का भी आइडिया हो. बिकॉज यू आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर वे यू कैन नॉट बी चुप व्हेन समबडी इज टेकिंग योर इंटरव्यू, यू आर एबल टू स्पीक आउट. तो म्यूचुअल फंड, PMS, AIF. ओके, तो मैं PMS, AIF में अभी जाने का स्कोप नहीं है मेरा, तो आई विल डिस्कस अबाउट कैसे अपने डिसाइड करें इन्वेस्ट करना. तो इन दैट केस डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना प्लीज़. एक स्टोरी बनाते हैं. स्टोरी क्या हो गया? स्टोरी हो गया मेरे इतने सारे पास्ट स्टूडेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी पास्ट स्टूडेंट्स ऑफ माइंड. ओके, somebody the head of Morgan Stanley, somebody the head of Blackstone. Okay, now these past students में से many of the students have started their own fund. वो लोग खुद अपना फंड सेटअप किए हैं, एंड नाउ दे आर मैनेजिंग द मनी ऑफ HNI, अल्ट्रा HNI. तो अकॉर्डिंगली one of my past students is Tarang. Okay, now Tarang is the co-fund manager of Old Bridge Mutual Fund. Check करना बाद में, Old Bridge Mutual Fund. Okay, it's a fund which started in I think January 2025. Okay, and Tarang is a co-fund manager in Old Bridge Mutual Fund. तो in that case Tarang मेरे को बोला कि obviously sir, हम लोग का ये philosophy है, आपको कुछ पैसा अपना हमारे पास लगाना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहिए. Another student is Krishna Killa. And Krishna Killa जो है, he started his own fund by the name of Ironclad Asset Management. ये सब fictitious नाम नहीं, actual नाम है, Ironclad Asset Management. And he put in a PMS, Portfolio Management Scheme. Tarang का mutual fund, इसका PMS. And he said that, sir, why don't you invest some funds into your own money into my fund? ठीक है. तो in that case I am sitting down to analyze कि क्या कृष्णा किल्ला, क्या तरंग में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना. ओके, तो इसके लिए मैं क्या देखूंगा कि ये जो तरंग और कृष्णा किल्ला है, इनका इन्वेस्टमेंट स्किल्स कितना बढ़िया है, विच मीन्स ये लोग किस दिमाग से स्टॉक्स को चुनते हैं, और अगर अच्छे दिमाग से चुनते हैं तो ऑब्वियसली दे शुड बी प्रोड्यूसिंग अ हाई रिटर्न.
तो मैंने चेक किया, आई फाउंड दैट ऑन अ प्री कॉस्ट बेसिस, प्री कॉस्ट खर्चा भूल जाओ, प्री कॉस्ट बेसिस, सपोज आयरन क्लैड फंड प्रोड्यूसेस अ रिटर्न ऑफ 20%. हाउ मच? 20% रिटर्न. आयरन क्लैड फंड 20% रिटर्न जनरेट कर रहा है. ओके अगर उस पर 50 लाख लगाए तो 50 लाख का 20%, 10 लाख रुपया जनरेट कर रहा है साल का आयरन क्लैड फंड. ठीक है ना? बट ये जनरेट करने में उसको तो बाइंग एंड सेलिंग करना पड़ रहा है, स्टॉक बाई किया, सेल किया वगैरह, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है. जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, दे आर ब्रोकरेज, दे आर एसटीटी, इफ यू हैव हर्ड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, दे आर टर्नओवर टैक्स, दे आर एक्सचेंज चार्जेस. तो ये जो है ना ब्रोकरेज, एसटीटी, टीओटी, टर्नओवर टैक्स, ये तो लगेगा ही. अगर मैं खुद का पैसा इन्वेस्ट करूं विदाउट एनी फंड तब भी तो मेरा लगेगा, बिकॉज आई हैव टू बाय द शेयर एंड पे द ब्रोकर द ब्रोकरेज, पे द एसटीटी टू द गवर्नमेंट. तो ये जो खर्चा लग रहा है, ओके ये तो लगना ही है. ओके दिस इज लाइक टू एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स आई हैव टू इनकर दैट. तो अकॉर्डिंगली अपने ये लेस करते हैं. सपोज ये खर्चा 1% है तो 20 - 1 = to 19%. 20% प्री कॉस्ट रिटर्न था, प्री कॉस्ट, उसमें से 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस कर दिए. ये जो 19% है इसको बोलते हैं ग्रॉस रिटर्न. क्या बोलते हैं? ग्रॉस रिटर्न. ग्रॉस रिटर्न 19%. अभी तक कृष्णा जो चार्ज करेगा मेरे से मैनेजमेंट फी वगैरह वो लेस नहीं किया है. मैंने लेस किया है ट्रेड करने का खर्चा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ठीक है, तो ग्रॉस रिटर्न इज द रिटर्न after deducting transaction cost or before deducting transaction cost. Yes please. Gross return is the return after deducting transaction cost or before deducting transaction cost. Ankit Kumar, Khushdeep Singh, Ajay Singh Khampa. Yes please. What is gross return? Is it the return after deducting transaction cost or before deducting transaction cost? After deducting. ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो सकता है. आपको लगेगा ग्रॉस है, आपको लगेगा ग्रॉस है तो ग्रॉस पे लेस थोड़ी होगा. यस ग्रॉस पे भी लेस होगा. क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट. 20 नहीं है, 20 - 1 19%. 19% इज द ग्रॉस रिटर्न. ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस होगा बिकॉज वो तो मैं खुद भी इन्वेस्ट करता तो भी लगता. ठीक है, तो ग्रॉस रिटर्न शोज द इंटेलेक्चुअल कैलिबर ऑफ द फंड मैनेजर, हिज इन्वेस्टमेंट स्किल्स. बिकॉज हो सकता है मैं अपने आप इन्वेस्ट करता तो मैं कमाता 14 - 1 13%, 14 - 1 13%, और कृष्णा कमा रहा है 20 - 1 19%. मैं खुद कमाता 14 - 1 13%, कृष्णा कमा रहा है 20 - 1 19%. वाई? बिकॉज ही हैज बेटर ब्रेन्स, बेटर इन्वेस्टमेंट स्किल्स. सो ही इज अर्निंग 19%, आई एम अर्निंग 14 - 1 13%. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो 19% कमा रहा है, मैं 13% कमा रहा हूँ. ठीक है, तो वो दिखाता उसका इन्वेस्टमेंट स्किल्स. मैं डिक्टेट कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, अभी डिक्टेट चालू कर दिया तो फ्लो बिगड़ जाएगा. आई विल डिक्टेट. तो सर आपको तो वहीं पे पैसा लगाना चाहिए बिकॉज वो 19 कमा रहा है ग्रॉस रिटर्न और आप खुद सर 13% कमाते. स्टॉप, वेट. कृष्णा किल्ला, इज ही गोइंग टू डू इट फॉर फ्री फॉर मी? क्या वो फ्री करने वाले? सर आपसे तो पढ़े थे, ठीक है ना, आपसे क्या चार्ज करेंगे? इज इट गोइंग टू हैपन फॉर फ्री? नो, he is going to charge me. So what is he going to charge you? Number 1, the cost of the intellect, brains का charge, which is management fee. क्या fee? Management fee, brains का charge. Okay. And number 2, he is going to charge me administrative and custodial fee. Administrative and custodial fee. ऑफिस बैठा रखा है, लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, ठीक है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब लग रहा है, ब्लूमबर्ग इंस्टॉल कर रखा है, रॉयटर्स इंस्टॉल कर रखा है, उन सब का खर्चा लग रहा है. तो वो खर्चा तो चार्ज करेगा ना क्लाइंट से. दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. कस्टोडियल एक्सपेंस मतलब पीएमएस में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम इंडिया में जो है, उसमें जो एसेट्स है वो मेरे डीमैट अकाउंट में रहता है, मेरे डीमैट अकाउंट में. म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है. म्यूचुअल फंड जो शेयर्स बाई करता है, इन्वेस्टर के अकाउंट में वो शेयर्स नहीं रहते हैं, अपने अकाउंट में यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड रहता है. बट पीएमएस में वो जो शेयर्स कृष्णा बाई कर रहा है वो मेरे अकाउंट में ही बाई कर रहा है. इट इज इन माई डीमैट अकाउंट. समझ गए? तो अकॉर्डिंगली जो कस्टोडियन है, ओके, जो कस्टोडियन है, सीडीएसएल, एनएसडीएल आपने सुना होगा. ओके, सीडीएसएल, एनएसडीएल, उनके पास मेरा शेयर्स कस्टडी में रहता है. कस्टोडियन फी लगता है, कस्टोडियन चार्जेस. ओके, तो कस्टोडियन चार्जेस लगता है. आईसीआईसीआई बैंक
can be the custodian, HDFC Bank can be the custodian. They have a custody of my securities that is intended to ensure कि fraud नहीं हो जाए. Okay, that is intended to ensure that fraud नहीं हो जाए. Fraud मतलब by chance कृष्णा किल्ला को पैसे का दरकार था और सपोज उसके पास उसके अकाउंट में शेयर्स था तो सारा शेयर्स बेच के खाली कर देगा. ठीक है, तो ऐसा करेगा नहीं वो, बट सपोज खाली कर देगा तो उसको बचाने के लिए थर्ड पार्टी के पास शेयर्स रहता है, दैट इज कस्टोडियन. तो वो कस्टोडियन चार्जेस लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कस्टोडियन चार्जेस. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कस्टोडियन चार्जेस. तो अकॉर्डिंगली कहाँ पहुंचे थे सर? आप खुद इन्वेस्ट करते तो आपका 14 - 1 13 आता, और सर अगर आप कृष्णा के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका 20 - 1 19 आएगा. बट सर कृष्णा चार्जेस चार्ज करने वाला है क्या? मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, कस्टोडियल फीस, ये सारा का सारा फीस अगर कृष्णा चार्ज करता है मेरे से 3%, तो 19 - 3 क्या हुआ? 16. 19 - 3 क्या हुआ? 16. ये 16 को बोलते हैं नेट रिटर्न. ये 16 को बोलते हैं नेट रिटर्न. ये 16 को बोलते हैं नेट रिटर्न. 1616. तो मेरा खुद से इन्वेस्ट करता तो 14 - 1 13 आता, कृष्णा के थ्रू कर रहा हूँ तो इन दैट केस वो जो चार्ज कर रहा है, चार्ज करके 16 आ रहा है, तो मेरे को उसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट्स हाउ डिसीजन इज मेड. ठीक है ना? यू हैव टू असेस योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री. व्हाट कैन यू अर्न, व्हाट हैव यू अर्नड अप टिल नाउ, माइनस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. फंड मैनेजर का हिस्ट्री, व्हाट हैज ही अर्नड, ठीक है, माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एंड उससे डिडक्ट फंड मैनेजर का फीस एंड एक्सपेंसेस, तो नेट रिटर्न आता है. तो व्हाट इज नेट रिटर्न? नेट रिटर्न इज ग्रॉस रिटर्न माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रू और फॉल्स? नेट रिटर्न इज ग्रॉस रिटर्न माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रू या फॉल्स? अजय सिंह, आर्यन, संयम, नेट रिटर्न इज ग्रॉस रिटर्न माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रू या फॉल्स? नेट रिटर्न इज ग्रॉस रिटर्न माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, एकदम गलत है. सुमित ध्यान से सुन रहे नहीं हो, एकदम रॉन्ग है. ठीक है, नेट रिटर्न इज ग्रॉस रिटर्न माइनस फीस. नेट रिटर्न इज ग्रॉस रिटर्न माइनस फीस. जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो तो ग्रॉस रिटर्न निकालते समय लेस हो गया था. ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो ग्रॉस रिटर्न निकालते समय लेस हो गया था. गलत कर रहे हो. ओके, नेट रिटर्न इज द ग्रॉस रिटर्न माइनस फीस. फीस कौन सा फीस था? मैनेजमेंट फीस जो कृष्णा किल्ला चार्ज कर अपने ब्रेन्स और टाइम का, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो खर्चा लग रहा है उसका ऑपरेटिंग खर्चा, कस्टोडियल फीस जो कस्टोडियन चार्ज कर रहा है वो सब फीस लेस करके मेरा आया नेट रिटर्न. ठीक है, तो नेट रिटर्न इज ग्रॉस रिटर्न माइनस मैनेजमेंट फी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कस्टोडियल फीस. और ग्रॉस रिटर्न क्या था? अगर बाई चांस प्री कॉस्ट रिटर्न दिया, प्री कॉस्ट रिटर्न माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जनरली देता ही नहीं है, सीधा बता देता है ग्रॉस रिटर्न इतना, और उसके बाद कंफ्यूज करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट देता है. और स्टूडेंट क्या करता है? ग्रॉस रिटर्न में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिर से लेस करता है, मैनेजमेंट फी लेस करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेस करता है, और नेट रिटर्न निकालता है. ऑप्शंस में होता है, उसका गलत हो जाता है. आस्ते बछौर आबार हॉबे, फिर से एग्जाम में बैठता है. ठीक है, मैंने फिर से एग्जाम में बैठता है. ग्रॉस रिटर्न में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस नहीं होगा. वो लोग जानबूझ के देगा तुमसे गलती करवाने के लिए, वो लेस नहीं होगा. सौम्यजीत चैटर्जी, समझ में आ रहा है? वैसे सौम्यजीत चैटर्जी से अपना पार्टी बाकी है, उनको स्कॉलरशिप मिला है फेब 27 के लिए स्कॉलरशिप, यानी सौम्यजीत चैटर्जी का करीब 1 लाख प्लस बच गया है. ओके, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. पर समझ में तो आ रहा है सौम्यजीत? ओके, ग्रॉस रिटर्न में से कभी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस नहीं करना है. ओके, वो लेस किया हुआ है, वो लोग देगा बदमाशी से, वो लेस नहीं करना है. ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बिफोर आई डिक्टेट. डिक्टेशन मैं दूंगा इसके बाद, बट यू डू दिस क्वेश्चन राइट अवे. So this is the question on the screen in front of you. Please answer this question. Please answer this question. मैं बड़ा कर रहा हूं थोड़ा सा. Yes, please. Somebody has asked a question. Mautik Mukherjee, I will answer in some time. Roslyn Asset Management reports the following return data for its global equity fund over the past year. The fund generated a total pre-cost return of 12%.
Transaction cost 0.15% of assets. Annual management fee was 1.2%. Administrative and custodial expense totaled 0.55%. Which of the following correctly identifies the fund's gross return and net return? So you could see that the gross return is 12 minus 0.15, 11.85%, option number A, and option number C, 11.85%. Net return के लिए we have to deduct another 1.2 and 0.55. Okay, 11.85 minus 1.2 and minus 0.55. So answer is option number A. Answer is option number A. Okay, answer is option number A. Okay, answer is option number A. Somebody asked in between, कि sir, these expenses are fixed or variable. Moktik Mukherjee asked fixed or variable. So Moktik, all the expenses are percentage of the funds under management. So they are all variable. All the expenses at the investor level are variable. Because investor has to pay 1.2% of the funds under management. तो उसके लिए वेरिएबल हो गया. अगर मैं 1 करोड़ दूंगा तो 1.2% of 1 करोड़, 2 करोड़ दूंगा तो 1.2% of 2 करोड़. However, at Krishna's level, जो administrative expenses है, many of them are fixed. He may be having a office, उसका rent fixed है, जो salary है staff का वो fixed है, क्या पता उनको incentive भी देता होगा. Custodial expenses उसका fixed होता है, पर वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट है कस्टडी में, तो वेरिएबल बोल सकते हैं, पर वो काम का नहीं है. आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया. दैट इज ऑफ नो यूज एट ऑल. दैट विल बी ऑफ यूज फॉर कृष्णा किल्ला टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है. तो जो बड़े बड़े फंड होते हैं उनका फिक्स्ड एक्सपेंस होता है और वो स्प्रेड हो जाता है इतने इन्वेस्टर्स में, तो द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस चार्ज टू इन्वेस्टर इज लो. जो छोटे छोटे फंड होते हैं उनका भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है और उनका परसेंटेज वाइज एक्सपेंस हाई हो जाता है. देयरफॉर स्मॉल फंड हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव फीस एंड ऑल दैट. स्मॉल फंड हैज अ डिसएडवांटेज बिकॉज उनका छोटा सा फंड है और फिक्स कॉस्ट तो है ही, तो परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है. तो स्मॉल फंड रियली फेस डिफिकल्टी ओके व्हेन एक्सपेंसेस आर कंसर्न्ड. सेबी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग एक्सपेंस रेशियो के बारे में, कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो सकता है, वो गाइडलाइंस मेरे को याद नहीं है. सर क्यों याद नहीं है? बिकॉज आई एम अ नॉन गाइडलाइन वाला पर्सन, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर अदर करिकुलम्स. आज है कल कुछ और होगा, तो आई डोंट रिमेंबर 0.5%, 0.75%. यू फॉर योर इंटरेस्ट कैन स्टडी ऑल दोज कि व्हाट इज द एक्सपेंस रेशियो का गाइडलाइन एज पर सेबी फॉर पीएमएस, फॉर म्यूचुअल फंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत लिखेंगे, अब थोड़ा बहुत लिखेंगे. संयम पोपटानी बोनस के अंदर घुस गया है, उसके बोनस ही बोनस नहा रहा है. सर फॉर बोनस एक्स्ट्रा रिटर्न, सब फॉर बोनस 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 बोनस. संयम पोपटानी जवाब नहीं दूंगा. ठीक है, चलो, बिकॉज वो जवाब अभी काम का नहीं है. सो वी कम टू अ वाइट स्क्रीन, खाली स्क्रीन, एंड ओवर हियर वी राइट डाउन इन्वेस्टर, और ये हो गया आयरन क्लैड एसेट मैनेजमेंट. ये एक फंड है, तो इन्वेस्टर इज पुटिंग मनी इन दिस फंड. यस, आई होप यू आर कॉपिंग. दिस फंड generates pre-cost return 20%. Pre-cost return 20%. Less transaction costs. So transaction costs are the costs of trading, like brokerage, exchange charges, government taxes, not income tax, government taxes, brokerage, exchange charges, government taxes, unavoidable, the cost of accessing the trade. So that is equal to say 1%. So 20 minus 1,
This is gross return 19%. Very, very important for you to remember gross return ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस करके आता है. अगर ग्रॉस रिटर्न एग्जाम में दिया रहा उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस नहीं करना है. ठीक है, ग्रॉस रिटर्न में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस नहीं करना है. अब ग्रॉस रिटर्न के बाद लेस मैनेजमेंट फीस, इट इज द कॉस्ट ऑफ द इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कॉमा कस्टोडियल एक्सपेंसेस. ये हुआ सपोज 3%. तो उस केस में वी गेट नेट रिटर्न. नेट रिटर्न 16%. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द प्री टैक्स रिटर्न. वी कैन ऑल्सो कॉल इट द प्री टैक्स रिटर्न. प्री टैक्स रिटर्न 16%. प्री टैक्स रिटर्न 16%. इज इट फाइन? प्री टैक्स रिटर्न 16%. तो अभी तक कोई इशू नहीं है किसी के और ख्याल में आ रहा है. जैसे संयम पोपटानी के बोनस आ रहे हैं. अब किसी और कोई बोलेगा स्टॉक स्प्लिट, कोई बोलेगा रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. ठीक है, तो फालतू का डिस्कशन करके फ़ायदा है नहीं. ठीक है, तो इन दैट के 16% इज द नेट रिटर्न. नेट रिटर्न और द प्री टैक्स रिटर्न. अब ध्यान देना सब जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन. सपोज जो पैसा लगाया था इन्वेस्टर ने, मैं एक बार एक्चुअली मार्क कर रहा हूँ उसको. इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया था यहाँ पे, दैट मनी इन्वेस्टेड वॉज 200 lakhs. 200 लाख इन्वेस्ट हुआ था, यानी 2 करोड़ इन्वेस्ट किया था. और ये जो 2 करोड़ इन्वेस्ट किया था, वो 2 करोड़ में से खुद का पैसा 60% था, 120 lakhs, और बाकी का बोरोड था 80 lakhs. 120 lakhs ओन फंड्स था, ओन फंड्स, और बाकी का 120 lakhs बोरोड मनी था. बोरोड मनी कौन से रेट पे? एट 8% पर एनम. एट 8% पर एनम. एक मिनट रुक रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन कौन क्या पूछ रहा है. अगर काम का हुआ तो डिस्कशन होगा, नहीं काम का हुआ तो डिस्कशन नहीं हुआ. अभिषेक कुमार कुछ पूछ रहे हैं, वो कस्टोडियल एक्सपेंस के अंदर घुसना चाहते हैं. खुद से घुसिएगा क्लास के बाद, खुद से घुसिएगा. आफ्टर द क्लास उसका रिसर्च कीजिए कस्टोडियल एक्सपेंसेस का. ठीक है ना. सिद्धेश लवार ने बोला है बट के बाद कुछ नहीं बोला हुआ. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट. ठीक है, तो एंड अभिषेक कुमार कस्टोडियल एक्सपेंसेस के अंदर खुद से घुसेंगे क्लास के बाद, और हमें सबको बताएंगे, लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे कि आफ्टर द क्लास आई रिसर्च कस्टोडियल एक्सपेंसेस, दिस इज व्हाट आई केम टू नो एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लास. संयम पोपटानी सोचा मैं भी कुछ बोल दूं बोनस फोनस का, उसका नहीं सुन रहे हैं, उसका नहीं सुन रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे. तो आई वाज सेइंग, अगर आप मेरे को ठीक से बोलने नहीं दोगे तो मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा. रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ मी, अलाउ मी टू स्पीक. 200 lakhs जो इन्वेस्ट हुआ उसमें से 120 lakhs वाज ओन फंड. मार्क करना है, 120 lakhs वाज ओन फंड. ओन फंड खुद का, इसको बोलते हैं इक्विटी. एंड 80 lakhs वाज बोरोड फंड. 80 lakhs वाज बोरोड फंड एट 8% पर एनम. 80 lakh was borrowed fund at 8% पर एनम. अमित तंबोली आगे का पार्ट बोल रहे हैं जो बाद में कराने वाला हूं. ठीक है, अमित तंबोली आगे का पार्ट बोल रहे हैं जो बाद में कराने वाला हूं. ठीक है, तो उनको रुकना पड़ेगा. सर मैं रुक नहीं सकता हूं, तो जहां हो वहीं से कूदो. ओके, 120 lakh इज ओन फंड एंड 80 lakh इज बोरोड फंड एट 8%. अब 16% जो है वो टोटल कमाया गया परसेंट पूरे फंड्स पे. बट 8% से कंफ्यूजन होगा, 16 - 8 भी 8 होता है ना. मैं एक बार इंटरेस्ट रेट को चेंज कर रहा हूँ. जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% नहीं है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको चेंज करके 6% कर रहा हूँ. और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंसान पूरा 200 लाख खुद का लगाता वर्सेस कोई इंसान 120 लाख खुद का लगाया और 80 लाख बोरोड लगाया. फर्स्ट
इन्वेस्टर मिस्टर ए है, सेकंड इन्वेस्टर मिस्टर बी है. मिस्टर ए invested 200 lakh his own funds, no borrowing. Mr. B invested 120 lakh own fund, 80 lakh का borrowing. In this situation, जहाँ पे the net return is 13%, in this situation where the net return is 16%, net return is 16%, which investor luckily will earn higher return? Which investor will ultimately earn higher return on his own funds? A invested 200 lakh खुद का, कोई बोरो नहीं किया. B 120 lakh खुद का, 80 lakh borrowed. What do you think? Which investor is going to generate a higher return in this case? रौनक श्रीवास्तव का रॉन्ग है, काव्या का रॉन्ग है, अभिषेक कुमार का रॉन्ग है. फिर से रिपीट कर दूं. मिस्टर A 200 लाख खुद का पैसा लगाया, बोरोड नहीं किया. मिस्टर B 120 लाख जो है वो बोरो किया और 120 लाख खुद का लगाया, 80 लाख बोरो किया. आई थिंक मैं क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं कर पाया, इसलिए गलत हो रहा है. अंडरस्टूड, मेरा मिस्टेक. आप लोग सोच रहे हो कौन इन्वेस्टर अमाउंट वाइज ज़्यादा कमाया. अमाउंट वाइज तो बात ही नहीं हो रहा है, अपने परसेंटेज वाइज बात करें. अभिषेक कुमार वगैरह जिनका मिस्टेक हुआ था, आप लोगों को लगा, आपका ब्रेन क्या चला, 200 लाख पे परसेंटेज. मैं अमाउंट का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज बात कर रहा हूँ. परसेंटेज टर्म्स में कौन सा इन्वेस्टर ज़्यादा कमाया. अगर ए ने खुद का पैसा लगाया था और बी ने 120 लाख खुद का और 80 लाख बोरोड, तो परसेंटेज वाइज यू विल फाइंड दैट बी इस केस में ज़्यादा रिटर्न अर्न करेगा परसेंटेज, बिकॉज रिटर्न 16% है और बोरिंग कॉस्ट 6% है. रिटर्न 16% है, बोरिंग कॉस्ट 6% है. एक बार हिसाब लगाते हैं. प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी. अमाउंट वाइज देखें तो अमाउंट वाइज देखें तो जो ए है वो 200 लाख का 16% अर्न किया, यानी वो 16% ही अर्न किया ना, परसेंटेज वाइज 16% अर्न किया. ए जो है एक्चुअली इस तरह से तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, बताए क्या, एक दूसरे तरह से देता हूं तब पता चलेगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस वे. इन्वेस्टर ए ने 200 लाख लगाया, ठीक है, 120 लाख ओन्ड फंड था और 80 लाख बोरोड था, सही है. इन्वेस्टर बी ने 200 लाख खुद का लगाया. इन्वेस्टर बी ने जस्ट वन सेकेंड, वन सेकेंड, समबडी इज मेकिंग नॉइज. हाँ, और इन्वेस्टर बी ने 200 लाख जो खुद का लगाया, ठीक ही चल रहा था. तो इन्वेस्टर बी क्या अर्न कर रहा है मैं समझा रहा हूं आप लोग को. इन्वेस्टर बी, अभी कर लिखना मत, डोंट राइट डाउन, डोंट राइट. 16% ऑफ 200 लैक्स कितना हुआ. 16% ऑफ 200 लैक्स कितना हुआ. डू नॉट राइट, जस्ट हेल्प मी कैलकुलेट. 16% ऑफ 200 लाख कितना हुआ. 32 लैक्स. सो 32 लैक्स अर्निंग हुआ. अब इन्वेस्टर बी को 80 लाख का 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो 80 लाख का 6% क्या आ रहा है. 80 लाख का 6% इन्वेस्टर बी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. व्हाट इज 80 लाख का 6%. 4.8 लैक्स. तो इन दैट केस नेट में वो क्या कमाया. 32 माइनस 4.8. 32 माइनस 4.8 इज व्हाट. 32 minus 4.8 is what? 27.2 lakhs. 32 minus 4.8 is 27.2 lakhs. 27.2 lakhs is what he earned. And उसका खुद का फंड्स कितना था. 120 lakhs. तो what is the return on equity? What is the return on his own fund? 27.2 by 120. 27.2 divided by 120 into 100. 27.2 by 120 into 100. ओन फंड्स पे कितना कमाए. 27.2 by 120 into 100. 22.7% अर्न किया. 22.7% अर्न किया. ओके, 22.7% अर्न किया. ओके, 22.7%. जबकि ये 16 है पर उसके घर पे 22.7% आया. ठीक है, उसके घर पे 22.7% आया. कोई भी आदमी अगर खुद का पैसा लगाता, जितना भी 100 लाख 200 लाख 500 लाख, वो 16% कमाता खुद के पैसे में. परसेंटेज का बात कर रहा हूँ. जो आदमी लेवरेज नहीं यूज़ किया, लेवरेज मतलब डेट यूज़ करना, लेवरेज मतलब डेट यूज़ करना, डेट बोरो करना.
जो लेवरेज नहीं यूज़ किया उसका रिटर्न 16% है, पर जो लेवरेज यूज़ किया है इस केस में उसका रिटर्न 22.7% है। जो लेवरेज यूज़ किया उसका रिटर्न 22.7% है। व्हाट इज़ द सोर्स? सोर्स क्या है दूसरे तरह से समझा रहा हूँ, अभी आपको कॉपी नहीं करना है, फिर भी आप कॉपी कर रहे हैं तो आपका मन, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन मिस्टर बी का दूसरे तरह से कैलकुलेशन। सर 120 लाख पे तो 16% कमाए हैं। हाँ, 120 लाख का 16% कितना? 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 19.2 lakhs। सु मनोहर बोल रहे हैं 19.2 lakhs। सु मनोहर इज सिटिंग बाय द साइड ऑफ मी, आई हैव कॉल्ड हिम घर पे, ठीक है, बिकॉज मैं कैसे एंटर करूं वहाँ पे सेंटर जहाँ पे वाटर लॉगिंग है। एंड जो 80 lakhs है, 80 lakhs, वो 80 lakhs पे डिफरेंस कमाया 16 - 6, बिकॉज 80 lakhs अपना नहीं है, 80 lakhs पे डिफरेंस कमाए, अपने 16 अर्न किए और 6 का अपने इंटरेस्ट पे किए, तो 10% कमाए। 10% ऑफ 80 lakhs इज हाउ मच? 10% ऑफ 80 lakhs इज हाउ मच? 8 lakhs। ये क्लियर है क्या ये वाला पार्ट कि सर 80 lakhs पे आप 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं और 16% कमा रहे हैं, तो आप 10% स्प्रेड अर्न कर रहे हैं, 10% स्प्रेड, तो 10% ऑफ 80 lakh इज 8 lakhs। तो टोटल कितना अर्निंग हो गया? देखो 27.2 lakhs टोटल अर्निंग हो गया ना, 27.2 lakhs, 27.2 lakhs अपने पैसे पे 16% और जो बोरोड पैसे पे स्प्रेड, अपने पैसे पे 16%, बोरोड पे स्प्रेड, ठीक है, 27.2 lakhs। यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब अगर बाई चांस ये 16 नहीं होता, स्टॉक मार्केट तो नीचे भी गिर सकता है, अगर ये -16 होता, अगर ये -16 होता तो लुट जाता, बिकॉज एक तो बोरो किया 80 लाख, उस पर 6% इंटरेस्ट दिया और उसके अलावा 80 लाख पे 16% डूब गया। एक तो बोरो किया 80 लाख, उस पर 6% इंटरेस्ट दिया और 80 लाख को जिस बिजनेस में लगाया वो बिजनेस 16% डूब गया, तो सोचो क्या हाल होता। ओके, तो क्या हाल होता? यू अंडरस्टैंडिंग? इस केस में बढ़िया हाल हुआ है, बिकॉज द रिटर्न वी हैव अर्नड इज मोर देन 6। If we earn less than 6, then debt will be a pain. If we earn less than 6, debt will be a pain. So whether financial leverage is good or bad is totally dependent upon whether you can earn a return greater than the interest rate or not. I repeat, whether financial leverage is good or bad depends upon whether you can generate a return greater than the interest rate or not. फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेदर फाइनेंशियल लेवरेज, डेट का बोरिंग इज गुड और बैड डिपेंड्स अपॉन वेदर यू कैन जनरेट अ रिटर्न ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट और नॉट। घुसा? घुसा क्या? फाइनेंशियल लेवरेज अच्छी बात है या खराब बात है वो डिपेंड करता है कि क्या आप जो इंटरेस्ट रेट है, जिन लोग को हिंदी ज़्यादा समझ में आता है, ब्याज, जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा कमा सकते हो क्या? अगर आप उससे ज़्यादा कमा सकते हो प्लीज़ गो फॉर डेट, और अगर आप उससे कम कमाने वाले हो डोंट गो फॉर डेट। प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर किसने जाना है, प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर किसने जाना है। तो वाई इज सेबी अगेंस्ट डेरिवेटिव्स? वाई इज सेबी सो मच अगेंस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन? सेबी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अगेंस्ट में क्यों है? सेबी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अगेंस्ट में यूँ इसलिए है बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अलग तरह का फाइनेंशियल लेवरेज होता है। क्या? हम लोग 100 पे खेलते हैं 10 रुपया जमा करके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 100 रुपया पे एक्सपोजर लेते हैं 10 रुपया जमा करके, केवल मार्जिन देना पड़ता है 10 रुपया। तो वी आर 100/10 10 टाइम्स खेल रहे हैं, लगाया 10 रुपया और लॉटरी खेल रहे हैं 100 का, तो अकॉर्डिंगली उसमें अगर लॉस होता है तो इट गेट्स मैग्नीफाइड इनटू अ ह्यूज माइनस अमाउंट। घर बार लुट जाते हैं लोगों के, बिकॉज आता है नहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और चला मुरारी हीरो बनने। सोचते हैं और बचपन में जो 7 अप 7 डाउन था वो खेल रहे हैं। आई थिंक 7 अप 7 डाउन खेलना बेटर रहेगा, एटलीस्ट उस पर प्योर लक तो है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर CFA एस्पिरेंट्स एंड FRM एस्पिरेंट्स। जो CFA एंड FRM एस्पिरेंट्स है वो लोग डेरिवेटिव में स्पेशलाइज कर रहे हैं, स्पेशलाइज, वो लोग डेरिवेटिव में स्पेशलाइज करने वाले हैं, और वो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को चेप चेप के यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न एनहांसमेंट। ओके, for us, for people who are making career in CFA, derivatives is not gambling, derivative is not cocaine.
Okay, derivative is a risk management tool, futures and options. But for others, the doctors and the lawyers and the engineers who don't know derivatives, they should not touch derivatives. They are the ones who should never touch derivatives. Okay, because it is worse than 7 up 7 down for them. तो it depends upon. तो सेबी ऐसे बोल थोड़ी सकता है मैं इनके लिए बोल रहा हूं. इट नोज दैट जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो लोग तो फ्यू हैं, उनके लिए क्या बोले, खुद ही बुद्धिमान काफी है. तो कभी कोई सीएफए अगर बोलता है ना सर डेरिवेटिव बहुत ही खराब चीज है, कोकेन है, आई थिंक इट इज स्टुपिडिटी टू द हाईएस्ट लेवल. इफ इट इज कोकेन फॉर यू, यू लीव सीएफए प्रोग्राम राइट नाउ. ठीक है. तो देयर वाज टाइम 20 साल 25 साल 30 साल पहले जब लोग बोलते थे स्टॉक मार्केट कोकेन है. कोई बिलीव करता है अगर स्टॉक मार्केट या डेरिवेटिव्स कोकेन है, डोंट डू सीएफए, बिलीव मी, लीव इट राइट नाउ. अभी तो स्टार्ट नहीं किए हो, लीव इट राइट नाउ. It is a huge vehicle to generate wealth for millions and millions of people and for yourself in future. Okay? You will feel that sir थोड़े passionate हो गए. Of course, passionate होना बनता है. तो futures and options में भी अपने leverage लेते हैं, वो embedded leverage है, embedded. और जो borrow करते हैं वो explicit leverage है. तो implicit और explicit leverage. Derivatives में implicit leverage है, borrow नहीं करना पड़ता है, but कमती पैसा दे के ज़्यादा exposure लेते हैं. और एक्सप्लिसिट लेवरेज हो गया, बोरो करके शेयर बाई किया या बोरो करके खुद का पैसा मिला के फंड में इन्वेस्ट किया. ओके, इसमें टाइम लगेगा और सीमेंटिंग में टाइम लगेगा. मैंने कोशिश किया है अभी, बट इट विल टेक टाइम. और मैंने कुछ भी डिक्टेट नहीं किया था बीच में. आप कुछ स्क्रिबल कर रहे थे, वो आपका मन. मैंने कुछ भी डिक्टेट नहीं किया, तो मैं सारा का सारा रब कर रहा हूं. ओके, आई विल डिक्टेट इट प्रॉपरली. मैं सारा का सारा रब कर रहा हूं. आई विल डिक्टेट दिस प्रॉपरली. बिहेव कैसे करना चाहिए आप लोग को बता रहा हूँ, एज इफ यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम में. तो अगर क्लासरूम में आप बैठते तो इन दैट केस क्लासरूम में हर समय बोलते थोड़ी है, सुनते हैं और एकदम बोलना चाहिए जब भी डाउट हो. बट जब घर पे बैठते हैं ना तो कोई भी चीज़ के ऊपर बोलते रहते हैं, तो उस केस में वो आप अपने आप को भी नॉइज में डाल रहे हैं और टीचर को भी. ठीक है, तो बी केयरफुल, थिंक अबाउट द फैक्ट दैट यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम. ओके, दैट्स द वे. परफेक्ट. ठीक है. तो इन दैट केस मैंने लेवरेज का मतलब बताया, लिखाया नहीं है. अब आपको लिखना है, इसके बाद लिखना है सपोज वी हैव टू इन्वेस्टर्स. वी हैव टू इन्वेस्टर्स. Investor A invests his own funds of 200 lakhs, bracket, no leverage, no debt. Investor B borrows 80 lakhs and own funds 120 lakhs and invests total 200 lakhs. Investor B borrows 80 lakhs and own funds 120 lakhs and invests total 200 lakhs. Borrows 80 lakh, own funds 120 lakh and invest total 200 lakhs. अपने खुद के पैसे पे, अपने खुद के पैसे पे कितना परसेंटेज कमाया, अपने खुद के पैसे पे कितना परसेंटेज कमाया. ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, बिकॉज हिंदी में लिखा है. अपने खुद के पैसे पे कितना परसेंटेज कमाया. इन्वेस्टर ए 16%, पूरा पैसा खुद का ही तो था.
इन्वेस्टर बी आर एल लेवरेज रिटर्न इक्वल टू आर यू, फुल फॉर्म लिखा दूंगा, प्लस आर यू माइनस आई इंटू डेट बाई इक्विटी. नोटेशंस अलग अलग हो सकता है बुक में वर्सेस मैं जो लिखा रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु विल ट्राई टू लर्न नोटेशंस यूज्ड बाय द ऑथर. ठीक है, तो नोटेशंस अलग अलग हो सकता है और ये रिटन एग्जाम नहीं है. और मैं तो ये लिखा दिया बट मैं इसको फॉर्मूला मानता ही नहीं हूं. मेरा फील क्या है बता रहा हूं, सुनना फील. सर जो इसका खुद का पैसा था ना 120 लाख वाला पोर्शन, उस पर 16 कमाया, करेक्ट. प्लस सर जो इसका बोरोड पैसा था उस पर भी 16 कमाया, पर उस पर 6 का इंटरेस्ट दिया इंटू डी. देखो 16 माइनस 6 ऑन व्हाट, डेट. 16 माइनस 6 किस पे, डेट पे कमाया. और ये जो एक्स्ट्रा है ये भी तो उसका रिटर्न इन्हांस किया, डिवाइड बाई इक्विटी, बिकॉज मेरे को रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है. तो थिंक अबाउट इट विदाउट फॉर्मूला. अपने पैसे पे 16 कमाया, ओ सॉरी डेट बाई इक्विटी पुट करना पड़ेगा ना, आई एम पुटिंग डेट बाई इक्विटी. अपने पैसे पे 16 कमाया और जो बोरोड पैसा उस पर 16 माइनस 6 कमाया इंटू वॉट 80 डिवाइड बाय 120. तो 16 माइनस 6 इज 10% ऑफ 80 एंड आई एम डिवाइडिंग इट बाय 120 बिकॉज आया तो मेरे पास ही वो एक्स्ट्रा, आया तो मेरे पास ही. ठीक है, तो इन दैट केस इफ यू आर बुद्धिमान यू विल थिंक दैट ये जो 16 लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, ये एक्चुअली 16% ऑफ 120 बाय 120 है. ये जो 16 है ना, ये क्या है 16% ऑफ 120 बाय 120. यहां पे भी डिवाइड है 120 से, पर क्या डिवाइड करूं, ऑफ 120 बाय 120, 120 120 कट. और ये वाला पार्ट जो है ये 16 माइनस 6% ऑफ 80 डिवाइड बाय 120. डिवाइड तो खुद के पैसे से ही होगा. 16 वाला पार्ट है 16% ऑफ 120 बाय 120. दिस वाला पार्ट है 16 माइनस 6 10% ऑफ 80 डिवाइड बाय 120. सर डिवाइड 120 से क्यों होगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन ओन फंड्स. ओन फंड्स नीचे होगा. ठीक है, तो जो समझता है उसके लिए कभी ये फॉर्मूला नहीं है. ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बार हिंट, जिसको गंदा करने का मन है कि एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं दिस इज 16% ऑफ 120 बाय 120. काश आपको ये समझ में आए कि सर 80 और 120 का अलग अलग हिसाब कर रहे हैं. 16% ऑफ 120 बाय 120 तो सर ने लिखा नहीं बिकॉज वो तो कट रहा है ना. और फिर बाकी 80 का हिसाब कर रहे हैं कि 16 माइनस 6 10% ऑफ 80 डिवाइड बाय 120 तो होगा ही. ये डाउट आए अगर 120 से डिवाइड क्यों करते हैं, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन ओन फंड, ऑन ओन्ड फंड, ऑन ओन्ड फंड. तो ओन्ड फंड नीचे. ठीक है, तो व्हाट इज आर यू, आर यू इज द अनलेवरेज्ड रिटर्न RU is the unleveraged return. अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस का बात करें तो RU is like return on assets, ROA return on assets. assets पे क्या कमाए. RL is the leveraged return और return on own funds. कॉर्पोरेट फाइनेंस का बात करें तो इट इज लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी. बैलेंस शीट इमेजिन करो कि बैलेंस शीट 200 लाख का है, बैलेंस शीट 200 लाख का है, उस पर इक्विटी 120 लाख का, 80 लाख का डेट है. प्लीज इमेजिन अ बैलेंस शीट. एक कंपनी धंधा कर रहा है, 200 लाख का बैलेंस शीट टोटल है, 120 लाख का इक्विटी है और 80 लाख का बोरोड फंड है और उससे एसेट्स, और एसेट्स पे 16% कमा रहा है. तो शेयर होल्डर्स को क्या दे पाएगा, शेयर होल्डर्स को दे पाएगा ज्यादा रिटर्न. ठीक है, अपना आंसर क्या आया था, निकाला ही नहीं अपने इस चक्कर में. आंसर क्या आया था, इक्वल टू, यहां आंसर आया था अपना 22 पॉइंट क्या 67%. ये आंसर आया था 22.67%. ओके, इन केस तुमने ये फॉर्मूला फील नहीं किया, इन केस तुमने ये फॉर्मूला फील नहीं किया तो मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. अगर ये फॉर्मूला लर्न ही करना था तो फिर संजय सराफ मेरे पास आने का कोई जरूरत नहीं था. इफ दिस हैज टू बी मक्ड अप. ठीक है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला एट ऑल. Even when I am dying, whenever on my deathbed,
आई कैन नॉट से दैट ये फॉर्मूला याद नहीं है, बिकॉज देर इज नो फॉर्मूला. अपने पैसे पे जो रिटर्न है वो कमाए, उसके अलावा स्प्रेड कमाए डेट पे. टोन लिख रहा हूं, टोन, इस फॉर्मूला का टोन. एक मिनट, और आई का मतलब लिख दूं, एक मिनट. आई इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, डी is the amount borrowed, E is own funds, E is the own funds. फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, आर यू सॉरी आर एल इक्वल टू आर यू प्लस आर यू माइनस आई इंटू डी बाई ई. टोन, अपने पैसे पे यानी 120 लाख पे 16% अर्न किए एंड बोरोड पैसे पे यानी 80 लाख पे स्प्रेड दैट इज 16 माइनस 6 अर्न किए. अपने पैसे पे 120 लाख पे 16% अर्न किए, बोरोड पैसे पे 80 लाख पे स्प्रेड दैट इज 16 माइनस 6 अर्न किए. और ये स्प्रेड नेगेटिव हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स ये स्प्रेड नेगेटिव हो सकता है, वही तो डेंजर है. दिस इज द डेंजर. ये स्प्रेड नेगेटिव हो गया तो ओके, ये स्प्रेड नेगेटिव एकदम हो सकता है, जोर का नेगेटिव हो सकता है, और आदमी का खुल खाल के वो नीलाम बर्बाद हो सकता है, रोड पे आ सकता है, चाहे कंपनी हो चाहे आदमी हो. दैट्स द डेंजर ऑफ यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज. सो इज leverage good? So is leverage good? Depends. Is leverage goods? Depends. Can you generate a positive spread? Can you generate a positive spread? Are you greater than I? Very good. Very good. You can't generate a positive spread. You can't generate a positive spread. Are you less than I? Devastating. Devastating. You can't generate a positive spread. Devastating. Devastating. Suppose I equal to 8%, D by E, debt equity ratio, equal to 0.5. Calculate RL if RU equal to 20%, 10%, 5%, minus 10% and minus 30%.
5 बार अपने को RL निकालना है लिखे बिना, लिख के बाद में करेंगे, लिखे बिना। लिखे बिना करने का तरीका, स्प्रेड पे ध्यान दो, लिखे बिना करने का तरीका स्प्रेड पे। सर 20 माइनस 8 क्या, 12, 12 इंटू 0.5, 6, 6 प्लस 20, 26। एक मिनट देखो फिर से, 20 माइनस 8 क्या, 12, 12 इंटू डेट इक्विटी 6, 6 प्लस 20, 26। स्प्रेड पे ध्यान देना फिर से। ये 10 माइनस 8 क्या, 2, 2 इंटू 0.5, 1, 1 प्लस 10, 11। Are you getting the rhythm? Get the rhythm. 10 minus 8 is the spread. 1, 1 into 0.5, debt equity. Sorry, 10 minus 8 is 2, 2 into 0.5, 1, 1 plus 10, 11. 5, 5 minus 8, minus 3. Minus 3 into 0.5, minus dead percent luta. 5 minus dead, 5 minus 1.5, 3.5. Minus 10, minus 10 minus 8, minus 18 into 0.5, minus 9. Minus 9 and minus 10, minus 19. Minus 30 minus 8, minus 38 into 0.5, minus 19 and minus 30, minus 49. ट्राई करेंगे तब, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे जैसे पिकअप हो जाएगा, बट ट्राई करेंगे तो मेरे से फास्टर पिकअप हो जाएगा। तरीका क्या है पिकअप? पिकअप है स्प्रेड इनटू डेट इक्विटी प्लस द रिटर्न। स्प्रेड इनटू डेट इक्विटी प्लस द रिटर्न। टोन क्या है? स्प्रेड इनटू डेट इक्विटी रेशियो प्लस द रिटर्न। स्प्रेड इनटू डेट इक्विटी प्लस द रिटर्न। स्प्रेड। तो विनोद सोनी बोल रहा है स्प्रेड क्या है? विनोद सोनी बोल रहा है स्प्रेड क्या है? विनोद ये स्प्रेड है, आर यू माइनस आई, ये स्प्रेड है कि आपने क्या अर्न किया माइनस आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। आपने क्या अर्न किया माइनस आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, उसी पे फोकस चल रहा है पूरा। अगर आप स्प्रेड भूल रहे हो तो फिर आपको कोई समझ में नहीं आया। ये भी समझ में नहीं आया कि क्या लेवरेज गुड है, ये भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा क्लास बर्बाद हो गया। संयम पोपटानी बोल रहा है आप ही बोल दे रहे हैं और एक नंबर दीजिए करने के लिए। अरे मैं बोल दे रहा हूं बिकॉज मैं टोन तो सिखा दूं पहले, और टोन केवल एक से सिखाऊंगा तो कैसे चलेगा। लो कर लो, 50% रिटर्न है तो रिटर्न निकाल लो। चलो संयम पोपटानी निकालेगा 50% से, बाकी लोग चुप रहे। बाकी लोग को बोलना अलाउड नहीं है, बोल दिया हूं, केवल संयम पोपटानी बोलेगा। सर उसने ज़्यादा फीस दिया है क्या? हाँ दिया है। केवल संयम पोपटानी बोलेगा 50% से, बाकी कोई मत बोलना, सब हट जाओ। ओके, बगल में चाय पियो, कॉफ़ी पियो, दूध पियो, संयम पोपटानी को बोलने दो। बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं, अभी तक नहीं बोला, अब बोला है। 96 बोला है संयम पोपटानी, 96 बोला है। सही बोला है गलत? संयम पोपटानी 96 बोला है, सही या गलत? संयम पोपटानी 96% बोला है, सही या गलत? गलत ही लग रहा है। बाकी सब जन 71 बोल रहे हैं। अब ठीक बोला है वो 71, अब वो ठीक बोला है 71। सो धीरे धीरे कैसे करते हैं? 50 माइनस 8, बिकॉज 50 अर्न कर रहे हैं और 8 इंटरेस्ट रेट है। 50 माइनस 8, 42, 42 इंटू डेट इक्विटी 0.5, 21, 21 प्लस 50, 71। संयम मन में बोल रहा है, डर रहा है बोलते हुए, सर और एक दो ना प्लीज़। संयम मन में बोल रहा है बोलते हुए, डर रहा है, और एक दो ना प्लीज़, लो ना प्लीज़, और एक लो। ठीक है, पर इधर फिगर चेंज करेंगे, रुको, इधर फिगर चेंज करेंगे, तुम्हारा बैठ गया होगा। इधर फिगर चेंज करेंगे, रुको, मैं इस पे आ जाऊंगा बाद में। ये मैंने डिक्टेट किया था क्या? ये डिक्टेट हुआ था क्या ये वाला? हाँ ये डिक्टेट हुआ था ना, इसका पहले आंसर लिखा दे। आर आई इक्वल टू स्प्रेड इंटू डेट इक्विटी प्लस आर यू, ये बेटर फॉर्मूला है। तो जब आर यू 20 है तो 20 माइनस 8 इंटू 0.5 प्लस 20, 26%। नेक्स्ट रिटर्न क्या था? 10, 10 माइनस 8 इंटू 0.5 प्लस 10, 11%। नेक्स्ट
5, 5 तो खराब है, तो वी नो 5 से कमती आंसर आएगा. 5 minus 8 into 0.5 plus 5, 3.5. -10, बहुत कम आंसर आएगा. -10 minus 8 into 0.5 plus 5, तो ये -9 हो गया ना, ये ब्रैकेट इंटू 0.5, तो माइनस, तो ये -5 हो गई. दिस इज -5. गलती कर दिया मैंने. सही हम बोला. देखिए सर, आपसे भी गलती होता है, ऑफकोर्स होता है. ओके, दिस इज -5 बिकॉज ये प्लस -5 है, वैसे बोले तो -9 -5 -14%. -49%. नहीं, ये वाला -19%. -9, ये क्या था, 10 and 8 18, 18 into 0.5 is what? -10 है ना सर. और -10 है, वो गलत है. ओके, -10 है वो, -10 है, तो दिस इज -19%. -19%. नेक्स्ट वाला क्या था? -30. नेक्स्ट वाला था -30. सोचो, 8% पे बोरो किया और 30% पे पैसा डुबाया. -30 -8 होल इंटू 0.5 प्लस -30, ये क्या हो गया? -49%. स्प्रेड इंटू डेट इक्विटी प्लस 1. स्प्रेड इंटू डेट इक्विटी प्लस 1. स्प्रेड इंटू डेट इक्विटी प्लस 1. -30 becomes -49, यानी कि poor outcomes become devastating. Okay, -30 becomes -49. Poor outcomes become devastating. और ये वाले में 20 becomes 26. Good outcomes become fantastic. Good outcomes become fantastic. और नीचे में poor outcomes become devastating. और ऊपर में good outcomes become fantastic. तो what is leverage? Leverage is an amplifier. होप आपने लिख ली है. Poor outcomes become devastating. ऊपर में good outcomes become fantastic. So what is leverage? Leverage is an amplifier. So what is leverage? Leverage is an amplifier. Amplifier पता है ना? Leverage is an amplifier. It amplifies the financial consequences. 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 Good becomes great. Bad becomes pathetic. Good becomes great, bad becomes pathetic. Good becomes great and bad becomes pathetic. It's like अगर आपको जाना है एक जगह जो कि 120 किलोमीटर्स दूर है, अगर आपको जाना है एक जगह जो कि 120 किलोमीटर्स दूर है, तो आपको गाड़ी को कौन से गियर पे डालना चाहिए? वैसे तो गियरलेस गाड़ी होता है, एक बार मैं गियर का एग्जांपल ले रहा हूँ. गाड़ी को कौन से गियर पे डालना चाहिए? यू हैव टू गो टू अ प्लेस 120 किलोमीटर्स दूर फ्रॉम योर डेस्टिनेशन. यू शुड पुट द कार ऑन विच गियर? हाई गियर और लो गियर? You have to go 120 kilometers.
You should put the car on which gear? High gear or low gear? If you put the car on high gear, the advantage is that you will reach fast. बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे. The disadvantage is that बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. The advantage is that बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे 1 घंटे में. The disadvantage is that बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. Are you understanding? लो गियर पे चलाएंगे तो उस केस में देरी से पहुंचेंगे. बट अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो ऊपर नहीं पहुंचेंगे. यू विल सर्वाइव. अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो ऊपर नहीं पहुंचेंगे. यू विल सर्वाइव. तो ऑब्वियसली आपको तेजी से चलाना चाहिए या धीरे से चलाना चाहिए. डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. नंबर 1, आपका औकात. हाउ गुड अ ड्राइवर यू आर, हाउ मैच्योर्ड, हाउ गुड अ ड्राइवर यू आर डिपेंड्स अपॉन रोड का औकात. रोड कैसा है, जो रोड है वो कैसा है. डिपेंड्स ऑन वेदर कैसा है. Isn't it? Depends on weather कैसा है, which means whether a company should take high leverage or low leverage depends upon how is the economy. If Trump is doing boom bam boom bam boom bam, it's better not to drive the car at a higher gear because no matter क्या कर देगा ट्रेड को लेके. तो if there are various geopolitical events or industry specific events which are greatly under risk, it's not logical to lose your humility. Humility का मतलब हुआ ये समझना कि मैं बाप नहीं हूं. ठीक है, तो मेरे को नहीं पता क्या हो जाएगा. जो चल रहा है वातावरण वो ठीक नहीं है. मैं आराम से धीरे धीरे चलाऊं, अपना पैसा ही इन्वेस्ट करूं, ज़्यादा डेट नहीं लूं. एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, इट बिकेम नेट डेट फ्री. एग्जाम्पल PVR Inox, it announced that it will become net debt free. So Reliance Industries, PVR Inox, there are so many examples of companies which have understood that यार ये business में क्या हो सकता नहीं पता, अपने leverage से नहीं कमाना है, चल अपने धंधे से कमाते खुद का पैसा लगा के. Understood? But there are other examples of companies which have used leverage and it has clicked and they have made many times money. There are examples especially of funds who have done the same. The ability of a fund manager to understand when to take leverage, when to take less leverage is a caliber in itself. Okay, the ability of a fund manager to take more debt or less debt at appropriate times is a caliber in itself. Okay, therefore fund management is an art. जिगरा वाला काम भी है. At the same time, you are dealing with public money. You have to be cautious about the terrain, about the वातावरण, about your ability, and so on and so forth. ठीक है, very important message. You go to any interview anywhere and this fundamental question could be asked. ठीक है, that this particular कांड happened, this company went bust. What is the reason for it? And you will find that सारे कांड के पीछे one common चीज है, leverage. जो भी कंपनी बस्ट हुई है उन ज़्यादातर सारे के सारे कांड के पीछे, खासकर अगर वो फाइनेंशियल फंड या कुछ है, बैंक, द रीजन इज फाइनेंशियल लेवरेज. इट इज वन ऑफ द रीजंस. ओके, they sat on a very very high leverage on a burgeoning balance sheet of $500 billion. ठीक है, whereas their own fund was $50 billion. खुद का पैसा 50 बिलियन और पैसा कर रहा है $500 बिलियन का धंधा कर रहा है. हितेश चौधरी बोल रहा है अदानी एंटरप्राइजेस. यस, Adani is in a very capital intensive business, all the ports and all that stuff. So Adani has taken huge leverage, no doubt about it. ठीक है, but then Adani is a very big discussion which cannot happen over here. This aspect of it, कि yes, Adani is highly levered, is true. Okay, is true. 2008 financial crisis is true. People are talking about Baiju. Okay, Baiju has taken debt or not, मेरे को नहीं पता. Baiju तो funding के कारण burgeoning था. Okay, I don't think Baiju went for a lot of debt funding. Anyways, you understood the stuff. So अपने वाले एग्जाम्पल में जो चल रहा था, कहाँ चल रहा था? 22.67%, 22.67%. उसके बाद हमने गियर चेंज करके थोड़ा लेवरेज का डिस्कशन किया. यस, लेवरेज रिटर्न मीन्स return on equity. Leveraged return means return on equity unless the company
does not have debt at all, then return on equity and return on asset are the same. Okay, and if I am linking something to corporate finance, the link will be from a field point of view ना. You can't go into technicalities. जैसे बोलोगे सर एक प्री टैक्स होता है, पोस्ट टैक्स होता है. I have not gone over there. Take the message as communicated. Okay, take the message as communicated. तो 22.67% आया अपना, 22.67%. आगे लिखते हैं. कॉशन, सावधान. डेट रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो आर नॉट द सेम. Debt ratio and debt equity ratio are not the same. तो जिन्हें शाह एंड ऑल अदर्स जिनका फर्स्ट क्लास है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अभी क्लास के बीच में आई कैन गिव यू an explanation of how do you go about. We will organize a session for you, maybe today evening or tomorrow, in which to explain to you how to go about. ठीक है ना? Right now, only be in the topic. आप टॉपिक के अंदर रहिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, वो आप एंजॉय कीजिए. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ पे उसका बता दूंगा कैसे कैसे करना है. ठीक है, तो देयर विल बी सेपरेट सेशन फॉर द सेम विच यू हैव टू ज्वाइन, अदरवाइज वीडियो विल बी शेयर्ड बट यू हैव टू वॉच. ठीक है, डेट रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो आर नॉट द सेम. वाई सर? सुनना प्लीज. इफ an investment of 500 lakhs is funded as follows. If an investment of 500 lakhs is funded as follows, dash 80% equity, 20% debt, 80% equity, 20% debt. So debt equity ratio equal to 100 by 400 or 20 by 80 equal to what? 0.25, not 20%. तो स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेगा एन इन्वेस्टमेंट इज फंडेड 80% इक्विटी 20% डेट, वो भूल के जो स्प्रेड इनटू करते हैं ना, स्प्रेड इनटू, उसको इनटू 0.2 कर देगा. रॉन्ग हो गया सम. तो 20% जो डेट है ना, दिस इज नॉट डेट इक्विटी. दिस 20%, ये जो 20% है, इट इज डेट बाय डेट प्लस इक्विटी, WD. टोटल पैसे में डेट का परसेंटेज क्या है? टोटल पैसे में डेट का परसेंटेज क्या है? जबकि डेट इक्विटी रेशियो मतलब इक्विटी के मुकाबले डेट कितना है, और डेट रेशियो मतलब ये डेट रेशियो है. दिस इज डेट रेशियो. तो दिस इज नॉट इक्विटी के मुकाबले, दिस इज डेट रेशियो. दिस इज डेट टोटल में से कितना है, एंड डेट इक्विटी रेशियो इज इक्विटी नीचे है और डेट ऊपर है. डेट रेशियो इज टोटल में से डेट कितना है. तो फॉर्मूला में D बाई ई यूज करना है, स्प्रेड इंटू D बाई ई, नॉट स्प्रेड इंटू WD. फॉर्मूला में स्प्रेड इंटू D बाई ई यूज करना है, नॉट स्प्रेड इंटू WD. सर थोड़ा टेंशन हो रहा है, प्रैक्टिस करवा सकते हैं क्या? करवा देंगे, एक बार बता तो दे. द फैक्ट डेट मैंने अलग से बता दिया, आपने एक बार सुन लिया, आप वापस से नोट्स देखोगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे. इट वुड बी हेज्ड, डोंट हैव टू वरी. तो वेट ऑफ डेट वर्सेस डेट इक्विटी का मीनिंग क्लियर है? वेट ऑफ डेट वर्सेस डेट इक्विटी का मीनिंग क्लियर है? यस, मौक्तिक मुखर्जी करेक्ट बोल रहे हो आप. अपना जो क्वेश्चन था 200 लाख में से डेट 80, तो 80 by 200 was debt ratio and 80 by 120 was debt equity ratio. मौक्तिक मुखर्जी बहुत अच्छा बोला कि सर 200 लाख वाले एग्जाम्पल में 80 लाख का डेट था,
तो 80/200 दैट वाज डेट रेशियो, 80/120 वाज डेट इक्विटी रेशियो. वेरी गुड मौक्तिक मुखर्जी. 80/200 वाज डेट रेशियो कि टोटल 200 में डेट कितना 40%, while 80/120 was debt equity ratio. बोल रहा है व्हाट इज WD, वेट ऑफ डेट. ऋषित मित्तल, WD इज वेट ऑफ डेट. डेट रेशियो माने वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट. WD, W माने वेट, वेट ऑफ डेट. तो 20% इज द वेट ऑफ डेट, 80% इज द वेट ऑफ इक्विटी. वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट. Okay, Rishit Mittal, WD is the weight of debt, or the other name is debt ratio. Okay, weight of debt. Weight of debt, that is debt ratio. तो फॉर्मूला में D/E यूज करना है. ओके, अब ये मत बोलना क्यों यूज करना है D/E. लॉजिक ये चल रहा था कि हमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, तो नीचे इक्विटी आएगा, नीचे टोटल फंड नहीं आएगा. ये जो है फॉर्मूला में, दिस इज E नॉट D+E. वी कांट पुट D+E ओवर हियर. यहाँ पे D+E नहीं कर सकते, फिर तो टोटल पैसे पे रिटर्न आ जाएगा. ओके, इक्विटी पे निकालना है. एनीवेज वी कंटिन्यू द सिस्टम. आगे सिस्टम कंटिन्यू करते हैं. Let's get back to return calculation. Return calculation 2 मिनट लगेगा. फिर से प्री कॉस्ट रिटर्न 20% था, लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1% था, ग्रॉस रिटर्न 19% था, लेस मैनेजमेंट फी, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, कस्टोडियल फीस 3% था. तो 16% was net return. There's no question of somebody saying that सर बहुत जल्दी हो रहा है, हो चुका है ऊपर. उसके बाद डेट इक्विटी 80/120 था, 80/120 ये डेट इक्विटी था. इंटरेस्ट रेट ऑन डेट, कॉस्ट ऑफ बोरिंग 6% था. तो हमने रिटर्न ऑन ओन फंड निकाला 22.67% आया. 22.67% आया. यहाँ तक कर चुके. ऑफ कोर्स यू मे फील दैट सर मैं वापस से घर पे रिवाइज करूँगा. ऑफ कोर्स कीजिएगा, कर चुके. अब बात ये आ रहा है कि सर इस रिटर्न पे टैक्स देना पड़ेगा. इस रिटर्न पे अपने को टैक्स देना पड़ेगा. ऑफ कोर्स इस रिटर्न पे तुम्हारा केवल हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट का भी है. इस पे टैक्स देना पड़ेगा. सपोज योर टैक्स रेट इज 25%, योर टैक्स रेट इज 25%. तो ये जो भी आया इस पे यू हैव टू पे 25%. तो इफ़ यू पे 25%, व्हाट विल बी लेफ्ट विथ यू? 75%. If you have to pay 25%, what is left with you is 75%. Please calculate 75% of 22.67. संयम पोपटानी जोश में. Please calculate 75% of 22.67. अरे मैं किसी को अगर बीच पे डांट देता हूँ, संयम को, परसों कौशल को बोल दिया था, गया बात वो, चलो फ्रेश, वो होता रहेगा इन द रिदम. ठीक है ना. 22.67 इंटू 0.75, 22.67 इंटू 0.75, 17%. तो 17. टैक्स नहीं पूछ रहे आर्यन, वी आस्किंग आफ्टर टैक्स क्या बचा. बिकॉज टैक्स निकाल के क्या करेंगे? 25% ऑफ दैट कौन निकालेगा? इससे बढ़िया 75% ऑफ दैट. ठीक है ना. 75% ऑफ दैट, तो दैट इज 17%. आते हैं फिर से मार्जिनल टैक्स रेट. मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ द इन्वेस्टर
bracket T 25%, marginal tax rate of the investor 25%. Therefore, post tax return equal to 22.67 into 1 minus T. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे को जानबूझ के लिखना पड़ा. 22.67 into 0.75, 17%. 22.67 into 0.75, 17%. 22.67 into 0.75, 17%. 22.67 into 0.75, 17%. संयम भी रिप्लाई दे रहा है, गुड. 22.67 into 0.75, 17%. 25% टैक्स देने के बाद 75% बचा, तो वी हैव डन इसका 75% into 0.75. ओके, कौन निकालेगा? 25% निकालना बेवकूफ़ी है, 75% डायरेक्ट निकालना चाहिए, 17%. अब इससे, इस 17% से आप बाजार में गुड्स खरीदने गए, आपका 100 रुपया 117 हो गया. आपने कृष्णा किल्ला को दिया था 100 रुपया 117 हो गया है. आपने 100 रुपया कृष्णा किल्ला को दिया था 117 हो गया है, 117. खुशी खुशी बाजार में गए शॉपिंग करने, ओह बाजार में चीज़ों का दाम बढ़ गया है, बाजार में चीज़ों का दाम बढ़ गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया है. तो क्या आपका परचेजिंग पावर 17% बढ़ा है? नहीं सर, परचेजिंग पावर 17% नहीं बढ़ा है, बिकॉज इन्फ्लेशन हो गया है. देयरफॉर रियल रिटर्न 17 से कम है. तो रियल रिटर्न का मतलब होता है इन्फ्लेशन हटा के जो रिटर्न आता है, दैट्स कॉल्ड रियल रिटर्न. दिस इज नॉमिनल रिटर्न. नॉमिनल शाउट नहीं करना पड़ता है, कोई भी रिटर्न नॉमिनल ही है, ठीक है, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन. ऑल रिटर्न्स आर नॉमिनल. उस पे से इन्फ्लेशन हटाएंगे तो क्या बनेगा? रियल. तो बनेगा रियल. तो इन दैट केस वी राइट इट ओवर हियर. इन्फ्लेशन 5%, तो रियल रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 12%. इन्फ्लेशन 5%, तो रियल रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 12%. बट आपको पता है एग्जैक्ट 12 नहीं है, एग्जैक्ट 12 नहीं है. वी हैव टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक डिफरेंस. तो रियल रिटर्न आफ्टर टैक्स, रियल रिटर्न, रियल माने आफ्टर इन्फ्लेशन, रियल रिटर्न is equal to, the formula is 1.17 divided by 1.05 whole thing minus 1 the whole into 100. 1.17 divided by 1.05, 17 से 5 हटाने के लिए ज्योमेट्रिक डिफरेंस 1.17 divided by 1.05 the whole thing minus 1 the whole into 100. 11.43%. 11.43%. ये सब कुछ देने के बाद 11.43% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया, फीस लग गया, लेवरेज का इफेक्ट ले लिए, टैक्स लग गया, इन्फ्लेशन हटा के मेरा परचेजिंग पावर 11.43% बढ़ा है. 11.43% मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा है. कोई अगर नया स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट देख रहा है, केवल उसको ये वाला जो डिवाइड किया ना समझ में नहीं आया होगा. कोई अगर नया स्टूडेंट देख रहा है, उसको केवल ये जो डिवाइड किया समझ में नहीं आया होगा. आई वुड हैव टू टेल हिम दैट तुम 17 माइनस 5 एक बार 12 मान सकते हो, तुम 17 माइनस 5 एक बार 12 मान सकते हो, ठीक है. सर आई हैव मिस्ड द टेक्स्ट, कैन यू शो वंस व्हाट वाज द टेक्स्ट? I don't know which text are you talking about. After tax real return, inflation 5%, after tax real return 17 में से 5 हटाने का दो तरीका है, एक है अर्थमेटिकली, एक है ज्योमेट्रिकली. अर्थमेटिकली 17 माइनस 5 12% अप्रॉक्स. ज्योमेट्रिकली 1.17 डिवाइड बाय 1.05 द होल थिंग माइनस 1, 11.43%. ओके, 11.43%, ठीक है. तो कोई नया स्टूडेंट है, आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, उसको अगर ये डिवाइड से कंफर्ट नहीं आए कि यार ये डिवाइड क्यों करते हैं, तो इन दैट केस कंफर्ट मैं दूंगा, पर पूरा कंफर्ट तो प्रीवियस क्लासेस करके आएगा. कंफर्ट क्या है सुनो, अगर तुमने 11.43% अर्न किया
एंड 5% इन्फ्लेशन हुआ, ओके, तो जाके तुम्हारे घर पे 17% रिटर्न आएगा, क्योंकि 100 पे 11.43 लगाएंगे तो इट बिकम्स 111.43, एंड उसके ऊपर अगर 5% लगाएंगे तो इट बिकम्स 117, चेक कर लो, 111.43 फिर उसके ऊपर 5% तो इट बिकम्स 117, इट्स लाइक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। खैर ये जैसे मैंने बोला इससे फ़ायदा नहीं होगा, ये एक्चुअली समझ में आएगा ओनली व्हेन वी डू दी अदर क्लासेस, जब आप बाकी का क्लास कर लोगे जिसका आपको पूरा गाइडेंस अलग से सेशन मिलेंगे और अभी भी देने वाला हूँ मैं। तो दीज वे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न, क्या क्या समझे? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न? सर, ग्रॉस रिटर्न, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस करके, नेट रिटर्न मैनेजमेंट फीस वगैरह लेस करके, लेवरेज्ड रिटर्न spread into debt by equity plus unleveraged, पोस्ट टैक्स रिटर्न या आफ्टर टैक्स रिटर्न 1 माइनस टी करके, और आफ्टर टैक्स रियल रिटर्न, आफ्टर टैक्स रियल रिटर्न, रियल रिटर्न। इस डिस्कशन से जो हुआ है उससे आपको एक ब्रॉड आइडिया इसका मिला होगा, इसका ब्रॉड आइडिया मिला होगा, ठीक है। बट इट रिक्वायर्स डिस्कशन एंड प्रैक्टिस विच वी डू लाइक नथिंग, ठीक है, अपने बहुत बढ़िया से वो करते हैं। ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न, लेवरेज रिटर्न, पोस्ट टैक्स रिटर्न, आफ्टर टैक्स रियल रिटर्न। मन में चलाओ, मन में ग्रॉस रिटर्न क्या था? सो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस करने के बाद। नेट रिटर्न क्या था? फीस लेस करने के बाद। लेवरेज रिटर्न क्या था? स्प्रेड इनटू डेट बाय इक्विटी प्लस अनलेवरेज्ड। पोस्ट टैक्स रिटर्न 1 माइनस टी। आफ्टर टैक्स रिटर्न इन्फ्लेशन को हटाना है। ओके, मन में थोड़ा लाओ कि आर यू एबल टू रिकलेक्ट मोर और लेस? आर यू एबल टू रिकलेक्ट? यस, विच स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकलेक्ट मोर और लेस? विच स्टूडेंट्स आर एबल टू मोर और लेस रिकलेक्ट? विच स्टूडेंट्स आर एबल टू मोर और लेस रिकलेक्ट? यस सर, फील आ रहा है, प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, बट सर फील आ रहा है। तो आई कैन सी एवरीबडी सेइंग यस 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 यस। न्यू स्टूडेंट जो आज ज्वाइन किए हैं, जो आज न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, ओके, कैन यू राइट डाउन योर नेम एंड न्यू स्टूडेंट? आई कैन, ठीक है। द फैक्ट दैट यू गॉट द फील कि यस सर समझ में आ गया, प्रैक्टिस की बात अलग है, एंड दैट वाज द पर्पस, ओके, दैट वाज द पर्पस। सर लास्ट वाला वंस अगेन एक्सप्लेन। हितेश, तुम तो पहले से क्लास कर रहे हो। सेकेंड लास्ट वाला माने 1 माइनस टैक्स, टैक्स हटा के कौन सा बोल रहे हो? सेकेंड लास्ट वाला, लास्ट वाला इन्फ्लेशन था, एंड आई सी योर नेम ऑफन हितेश। तो इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम तुमको हो नहीं सकती है। और सेकेंड लास्ट वाले में क्या था? इसके ऊपर 25% टैक्स देना है। ओके, अंकित कुमार का फर्स्ट क्लास आज, ठीक है, और मैंने बीच पे डाटा था इनको, आई थिंक, पता नहीं। मौतिक मुखर्जी का फर्स्ट क्लास आज, जैनी का फर्स्ट क्लास आज, ठीक है। वेलकम टू द SSCI family. We are here to not only pass the CFA exam but to ensure that the confidence you have is at a different level altogether. Okay. जो फ्रेश स्टूडेंट्स है उनके लिए जरा सा गाइडेंस दे रहा हूँ। फ्रेश स्टूडेंट क्या करे? फ्रेश स्टूडेंट, देयर आर 2 क्लासेस। एक है क्वांट फाउंडेशन क्लास, क्वांट फाउंडेशन, और एक है बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस, बिल्डिंग ब्लॉक। ये दोनों क्लासेस यूट्यूब पे है, बोथ आर ऑन यूट्यूब। इनको आपको करना है, क्वांट फाउंडेशन क्लास, बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस, इन दोनों को यूट्यूब से करना है। टाइम लगेगा थोड़ा, बट बिलीव मी, जो लोग में जोश होता है दे आर एबल टू कवर इट ऑन सैटरडे संडे। आप में से कुछ लोग आके बोलेंगे मेरे को, सर मेरा हो गया सैटरडे संडे, बिकॉज आज भी फ्राइडे का आधा दिन बाकी है। ओके, यू विल गेट अ गुड रिदम इनटू दोस क्लासेस, क्वांट फाउंडेशन क्लासेस एंड बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास था
CFA L1 का हो तो क्वांट फाउंडेशन में ही हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ही बताया है CFA क्या है, कितने टॉपिक्स होते हैं। क्वांट फाउंडेशन क्लास में CFA के बारे में बताए हैं, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर। अब वी आर डूइंग इन क्लास 2 टॉपिक्स, वन इज इक्विटी, इक्विटी चल रहा है, उसमें LM4 चैप्टर को LM बोलते हैं, लर्निंग मॉड्यूल, और एक QM चल रहा है, QM में LM1, दीज टू आर गोइंग ऑन। इक्विटी में LM4, QM में LM1, इक्विटी का LM4, QM का LM1। हमें शुरू के चैप्टर्स करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज उस समय किसी का बेस नहीं है, तो बेस बनाने में मेरे को बहुत समय लगता है। मैं एक्स्ट्रा क्लास दे के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। तो इट टेक्स अ नंबर ऑफ आवर्स एज कम्पेयर टू अदर पीपल अराउंड द ग्लोब एंड इन इंडिया, ठीक है। तो बिकॉज वी डोंट बिलीव इन फुलफिलिंग प्रॉमिस सुपरफिशियली बट गोइंग डीप इन टू इट, ठीक है। तो एंड दैट शोज इन द रिजल्ट, दैट शोज इन द करियर्स दैट आर मेड। तो LM1 जो है, इसका आज जो क्लास ली है, अभी जो क्लास ली है, उससे नॉलेज बता दिया, नॉलेज वाइज इट्स ओवर। बट इसमें लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट बी, LOS-B का प्रैक्टिस एंड सीमेंटिंग बाकी है, ओके, प्रैक्टिस लेफ्ट। तो इसमें 2 पार्ट था LOS-B में। पार्ट 1 यू हैव नॉट डन, पार्ट 2 यू हैव डन। पार्ट 1 यू हैव नॉट डन, पार्ट 2 यू हैव डन। तो वेन एवर आई हैव LOS-B का पार्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास, LOS-B का पार्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास आप लोग को डेफिनेटली अटेंड करना है। LOS-B पार्ट 2 क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास यू हैव टू अटेंड। इस तरह से मैसेज जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास, फ्रेश स्टूडेंट्स शुड अटेंड हु हैव वॉच्ड टुडेज क्लास, ओके। LOS-B का पार्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास यू शुड अटेंड, ओके, व्हेन द अनाउंसमेंट इज मेड। ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को सारा ही क्लास जो अनाउंस होगा वो अटेंड करना है, ठीक है। यस, वीडियोज आर ऑन ऐप टू, वीडियोज ऐप पे भी है, पर जो यूट्यूब पे है इट्स ईजियर टू वॉच थ्रू यूट्यूब, इसलिए बता दिया। ये दोनों जैसे यूट्यूब पे नहीं है, दीज टू आर ऑन दी ऐप ओनली, दीज टू आर ऑन दी ऐप, ऐप से ही मिलेगा आपको। तो आपको ये दोनों करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जो हो गया उस पर आपको ये दोनों करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अपने जैसे ही LOS-B में कंप्लीट कर दूंगा, मैं नए चैप्टर में चल जाऊंगा, आई विल गो इन टू अ न्यू चैप्टर। LM1 का तो ख़त्म हो गया, न्यू चैप्टर। इक्विटी में भी मोटा मोटी ओवर हो गया है, आई विल गो इन टू अ न्यू चैप्टर। तो अकॉर्डिंगली आप अच्छे से कर पाओगे जो न्यू चैप्टर्स होगा वो, पर आपको ये दोनों फिनिश करना है, क्वांट फाउंडेशन क्लासेस, बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस, एंड धीरे धीरे फिर ऐप से ये दोनों चैप्टर्स करना चालू करना है। मेरे ख्याल से अगर कोई बहुत जोश में स्टूडेंट है, उसको लगना चाहिए 1 वीक इन कमिंग एट पार विद द क्लासेस। कोई मीडियोकर है कि भाई ज़्यादा जोश नहीं है मेरे को, उसको लगना चाहिए अराउंड 20 डेज टू कम एट पार विद द क्लासेस। और कोई पर्सन एकदम लेटा हुआ है, उसका कब होगा नहीं पता, वो नेक्स्ट चैप्टर से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। CFA ऐसा प्रोग्राम है जिसपे नए नए स्टूडेंट्स रोज ज्वाइन करते रहते हैं। इट इज़ अ फीचर नॉट अ बग। तो हमें उनको एंट्री विंडोज़ दे के कुछ रिविजन करवा के वगैरह वगैरह इंक्लूड करना पड़ता है। कैलकुलेटर जो है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2 प्लस कैलकुलेटर चाहिए, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2 प्लस प्रोफेशनल। ये कैलकुलेटर अमेज़ॉन से बाई कर लो, और नहीं है तो अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करो, ठीक है ना, ऐप से। और उसके अलावा देयर इज़ अ ड्राइव लिंक जहाँ पे हर क्लास का नोट्स, ड्राइव लिंक पे हर क्लास का नोट्स और क्वेश्चंस शेयर होता है। वो ड्राइव लिंक के बिना नथिंग कैन बी डन, ठीक है। ड्राइव लिंक, बीच बीच में टेस्ट्स होता है, टेस्ट टेक प्लेस, वो टेस्ट का भी लिंक आपको दिया गया है। इट हैपन्स ऑन द Q फोरम मॉक प्लेटफॉर्म, Q फोरम मॉक प्लेटफॉर्म, उसका भी लिंक आपको दिया गया है। जब टेस्ट होगा तो खैर, अभी तो आप टेस्ट देंगे नहीं, ठीक है। देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड सौम्या, उसको जनरली मैसेज किया जाता है, व्हाट्स हिज नंबर, सौम्या का, उसको मैसेज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एनीथिंग दैट यू आर मिसिंग आउट। 967 409 3345। उसके अलावा माई नंबर, माई फ़ोन नंबर इज़ 8697090297। इस पे केवल टेलीग्राम करना होता है डाउट्स के लिए, टेलीग्राम ओनली।
इफ़ यू कॉल राइट नाउ, फ़ोन उठाया नहीं जाएगा, ओके, आई डोंट पिक अप, तो यू कैन कॉल बट यू विल बी वेस्टेड, ठीक है ना। 8697090297, ठीक है। इस नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हैं जहाँ पे भी यू आर फेसिंग कंप्लीट डार्कनेस कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ओके, वेदर वॉट एवर इट इज़, ठीक है ना। उसके अलावा अगर टेक्निकल इशू हुआ तो एक गूगल फॉर्म भरना पड़ता है, वो भी गूगल फॉर्म का आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 100 में से ले लीजिएगा, आपको नहीं मिल रहा है तो। एंड दे विल बी अ सेपरेट सेशन, ओके, आई थिंक टुमारो वी विल हैव अ सेशन जहाँ पे आपको सब बता दिया जाएगा, दिखा के कैसे कैसे करना है, पर आप स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है ना, आप स्टार्ट तो कीजिए, उसके बाद वी विल इंक्लूड यू। जिन लोग क्लास 12 दिए हैं वो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन अगस्त 27 के पहले नहीं दे सकते हैं, मेरा इसे नहीं दे सकते मतलब लीगली अलाउड नहीं है, अगस्त 27 या नवंबर 27 दे सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट तब भी देने के लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको लगा होगा, कोई से सुना होगा कि CFA बहुत छोटा है, L1 बहुत इजी है, तो आपने गलत सुना है, ठीक है। रौनक श्रीनिवास, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज मैसेजिंग में कोई इशू है हमारे ऐप पे अभी, ओके, उसका सॉल्यूशन मिला नहीं है। तो वन क्वेश्चन, आई एम डूइंग QM and equity with you live and derivative, want to ask that is going on, not able to understand। रौनक, आप प्लीज़ ये टेलीग्राम कर दीजिएगा, जो पूछना है टेलीग्राम कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, सो पॉसिबली स्पीकिंग डिपेंडिंग अपॉन माई ऑक्यूपेशन, मतलब मैं कितना ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे को लगता है कल मैं पूरा ऑक्यूपाइड हूँ, आई थिंक, ठीक है, कल मैं पूरा ऑक्यूपाइड हूँ। संडे को इट इज़ पॉसिबल दैट शाम को मैं ये जो कराया ना LOSB का पार्ट 2, ओके, या तो उसका क्लास लूँगा या पार्ट 1 का लूँगा, तो फ्रेश स्टूडेंट्स मत कीजिएगा अगर LOSB का पार्ट 1 का लूँगा तो, ठीक है। तो और इसको हो सकता है अपने मंडे करेंगे, लेट्स डू इट ऑन मंडे, इसको मंडे करते हैं आराम से, और वो जो LOSB का पार्ट 1 है वो मैं बीच पे ले लूँगा, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट अवे मंडे करते, जो भी फ्रेश स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास वो लोग स्ट्रेट अवे मंडे को अटेंड करें, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है फर्स्ट क्लास वो स्ट्रेट अवे मंडे को अटेंड करें, फिर से जो फ्रेश स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास वो मंडे को अटेंड करें, इसका कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। तो अभी उनको स्ट्रेट अवे मंडे अटेंड करना है और बैकलॉग क्लियर करना है, ठीक है। को रीडिंग्स को रीड करने का मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। को रीडिंग्स कैन नॉट कम्पीट विथ मी, मैं जिस लेवल पे पढ़ाता हूँ दैट इज़ फार 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 अबव को रीडिंग, बट किसी का मन है तो डेफिनेटली रीड कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। को रीडिंग ग्रुप पे शेयर होता है, वापस से अभी शेयर करवा दूंगा 2027 का को रीडिंग्स, ठीक है ना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू। और एक बार रिवाइज कर लेना जो आपने किए हैं, ठीक है। तो और अभिषेक कुमार या कौन पर्सन है वो कस्टोडियल चार्जेस के बारे में लिंक्डइन में एक आर्टिकल देने वाला है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। चलो बाय बाय, थैंक यू। मंडे क्लास फेस टू फेस होगी, होप करते हैं ऐसा बारिश नहीं आएगा जो आया था, अदरवाइज हमारा सेंटर पूरा डूब जाता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ आवर सेंटर। जस्ट 1 सेकेंड, आज ये वाला एक्स्ट्रो चलाते हैं, आपको ही मज़ा आएगा। चलिए, ये CA का एक्स्ट्रो है।